मेरा नाम राम शरण प्रसाद, बंदोबस्त कार्यालय लखीसराय का संविदामीन हूँ। आज इसका विषय वस्तु है कि पारंपरिक तरीके से नापी के सिद्धांत का तरीका, जो नापी का तरीका चल रहा है शुरू से, वह कैसे लोग नापी करते हैं, किस तरह से, किस पद्धति से इसको बनाया गया, क्या क्या चीज़ का आवश्यकता इसमें हुई, इन सारी बातों को मैं यहाँ विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। रह गया कि हम लोग सर्वे सेटलमेंट के आदमी हैं। सर्वे विभाग सरकार के लिए एक अहम विभाग है। ज़मीन संबंधी जितना भी काम होता है वह सर्वे सेटलमेंट से ही होता है। तो सर्वे की अब हम बताना चाहें कि सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। पुराने ज़माने में जब ज़मीन का कोई नक्शा नहीं था तो लगान वसूलने के लिए ज़मींदारों को या ब्रिटिश सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ी कि आखिर ये ज़मीन जो रैयतों के द्वारा जोत आबाद किया जाता है, इसको लगान हम किस तरीके से असूल करें, इसके लिए टोडरमल के ज़माने में ये सर्वे का प्रचलन किया गया। तो उसी समय बिना पैमाने का, कोई इसका पैमाना नहीं निर्धारित था कि यह 16 इंच है या 32 इंच है या 40 इंच है। बगैर पैमाना का एक मैप तैयार किया गया और उसी मैप को सर्वे के रूप में प्रेरित किया गया। किसी भी भूभाग का किसी निश्चित पैमाना के आधार पर नापी करके जो नक्शा या खतियान अभिलेख तैयार किया जाता है उसे ही सर्वे कहते हैं। सर्वे करने के लिए कुछ कर्मियों की आवश्यकता पड़ी। उसमें एक कर्मी जिसका नाम दिया गया अमीन। अमीन फारसी शब्द है। अमीन का मतलब होता है एकदम ड्राई, ऑनेस्ट, सूक्ष्म, एकदम ईमानदार। यह इतना बारीकी काम था कि इस काम को जो व्यक्ति करता था वह बिल्कुल ईमानदार होता था। उसमें निहित कोई प्रतिपक्ष की भावना नहीं थी। बहुत ईमानदारी से निभाया था इस काम को। इस लेकर के इस काम को करने वाले कर्मी को नाम अमीन रखा गया। ज़मीन से संबंध रखता है वही अमीन। इसका नक्शा बनाया, खतियान तैयार किया। इसमें सारे पदाधिकारी लोग भी इसमें बहुत सारे सहयोग किए, इसलिए इसका नाम अमीन रखा गया। अब अमीन को सर्वे करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। तो अमीन को शुरू में जब कोई पैमाना नहीं था तो इसका थाक बस्त सर्वे किया गया। थाक बस्त सर्वे में कोई पैमाना नहीं किया गया। वहाँ के जो ज़मींदार थे, रैयत थे, उनके द्वारा उस स्थान पर जा करके और जैसे जैसे सीमा रेखा घूमता चला जा रहा था उसी तरह से उसको चित्रांकन किया गया और उसको एक विलेज के रूप में आकार दिया गया। वो उसका कोई पैमाना नहीं था और उसमें एक नंबर डाला गया और प्रमुख चीज़ों को उसमें दर्शाया गया। नदी हो, नाला हो, डाक बंगला है, सड़क है, मंदिर है, मस्जिद है, इत्यादि चीज़ों को उसमें दर्शा दिया गया। और एक नंबर जो वह डाला गया, आज वही नंबर आज के सर्वे में थाना नंबर कहलाता है, उसके नाम से जो जाना जाता है। अब ये थाकबस सर्वे के हमने आपको बताया। इसके बाद दूसरा में आइए रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे 1941 से लेकर के और 1946 तक में रेवेन्यू सर्वे का काम 18 लेट कीजिए। रेवेन्यू सर्वे 1842 ईस्वी से शुरू होकर के 1846 ईस्वी तक संपन्न किया गया। इसमें रेवेन्यू सर्वे में 4 इंच बराबर 1 माइल का पैमाना मान करके और वह बनाएगा, जिसमें पूरे गांव के
सरहद, मंदिर, मस्जिद, नदी, स्वीकृत विद्यालय इत्यादि प्रमुख स्थान को 4 इंच के पैमाना पर यह बनाया गया। ये रेवेन्यू सर्वे कहलाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे 1888 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक समाप्त कर दिया गया। कहीं कहीं 1925 ईस्वी तक भी ये चला। इसी सर्वे के होने से सर्वे के वास्तविक ज्ञान पता चला। इसमें किसी भी प्रकार के जमीन को नहीं छोड़ा गया, एक एक इंच जमीन को उसमें लिया गया और सारे चीज को, नदी, तालाब, पोखर, भिंडा, नाला, रास्ता, खेत, पगार, घर द्वार, सारे चीज को उसमें दर्शा दिया गया और एक पैमाना माना गया। कहीं कहीं इसको 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाने पर पूर्व में इसको निर्धारित किया गया और उसी स्केल पर एक नक्शा बनाया गया। कहीं कहीं घनी आबादी होने के कारण जिसका नक्शा बिल्कुल सूक्ष्म था, छोटा छोटा था, तो इसका पैमाने को डबल किया गया, 32 इंच के पैमाने पर कर दिया गया। और जहां सरजमीन पर एक जरीब, 1 फीट या 1 जरीब 1 कड़ी जो कहिए उसको माना गया, उसका नक्शा 32 इंच पर बनाया गया। तो 16 इंच के पैमाने पर नक्शा बनाया गया। कहीं कहीं बस्ती गांव था, घनी आबादी थी, वहां 32 इंच पर भी नक्शा बनाया गया। कहीं कहीं और उससे भी घनी आबादी देखने को मिली, तो वहां 64 इंच बराबर 1 माइल पर नक्शा बनाया गया। अब पैमाना इसका बताया गया कि लग्गी बढ़े 2 गुना तो रकबा बढ़ा 4 गुना। अगर 16 इंच के पैमाने पर हम किसी ज़मीन का नापी करते हैं तो 1 जरीब गुने 1 जरीब बराबर होता है, 1 जरीब बराबर 100 कड़ी, 10,000 वर्ग कड़ी बराबर हो जाता है 10 डिसमिल। और उसी को अगर 32 इंच के पैमाने पर हम लाते हैं तो 2 डबल, इधर भी डबल बढ़ा, इधर भी डबल बढ़ा, तो 2 2 4 बढ़ गया, तो 4, तब 2 इधर हो गया, 2 तो 2 2 4 हो गया, तो 1 का 4 हो गया। 1 डिसमिल का जो नक्शा 16 इंच पर होगा वह 32 इंच के नक्शा जहां होगा वहां 4 डिसमिल माना जाएगा। जहां 64 इंच का होगा वहां 1 डिसमिल बराबर 16 डिसमिल माना जाएगा। कागज पर 16 डिसमिल रहेगा नक्शे पर, और वो सरजमीन पर 1 डिसमिल लिखाएगा और खतियान में भी वह 1 ही डिसमिल दर्ज किया जाएगा। ये 3 प्रकार का पैमाना बनाया गया, 16 इंच, 32 इंच और 64 इंच। और इसी के पैमाने पर जमीन संबंधी सारा रिकॉर्ड अभिलेख तैयार किया गया कि कौन जमीन रैयती थी, कौन मालिक थी, कौन परती थी, कौन सार्वजनिक जमीन था, कौन सरकार की जमीन थी। ये सारा का मूल्यांकन किया गया और इसी के आधार पर पूर्व में रेंट वसूलने का काम किया गया। ये था आपके कैडेस्ट्रल सर्वे का काम। अब कैडेस्ट्रल सर्वे का काम तो समाप्त हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स फट गए, कहीं गायब हो गया, सरकारी खजाना में उलटते उलटते अभिलेखागार में ख़त्म हो गया। तब फिर उसको रिवीजन सर्वे करने की ज़रूरत पड़ी। तो रिवीजन का मतलब होता है कि दोहराना, आप उसको दोहराइए, उसमें कुछ नहीं कीजिए। दादा के नाम से जो खतियान था वो पोता का नाम से बनाना था। 1 एकड़ का जहाँ प्लॉट था उसमें 4 भाई हो गए तो वो 25-25 डिसमिल का हो गया, एक छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना था। रिवीजन सर्वे में उस छोटे छोटे टुकड़ों को दर्शा देना था और उसमें अलग नंबरिंग करके अलग अलग रैयतों के नाम से दिया गया। ये रिवीजन सर्वे हुआ, उसमें किसी प्रकार का विशेष चेंजिंग नहीं किया गया, उसी को आधार मान के और ये रिवीजन सर्वे कहीं कहीं हो गया है। कहीं कहीं अभी हमारे बिहार में बहुत सारे जिला है जहाँ की रिवीजन सर्वे अभी हुआ ही नहीं, जैसे मुंगेर हो गया, आपके चंपारण हो गया, छपरा हो गया, हाँ वो मुंगेरे में आ गया, लखीसराय तो मुंगेरे का पार्ट है, मुंगेर ओल्ड डिस्ट्रिक्ट मुंगेर से, ये सब में वही अभी कैडेस्ट्रल सर्वे पर ही काम चल रहा है, वहाँ रिवीजन का काम नहीं किया गया। तो ये सर्वे में
काम करने के लिए बहुत सारे औजार का ज़रूरत पड़ता था, उसको हम आपको बारी बारी से बताना चाहूँगा कि रिवीजन सर्वे करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता था। अब विस्तार पूर्वक हम इसमें प्रवेश करते हैं और रिवीजन सर्वे में किन किन सामानों की आवश्यकता होती थी, क्या कैसे किया जाता था, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो रिवीजन सर्वे में सबसे पहले वो तो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन किया उद्घोषणा होता था कि अमुक अमुक डिस्ट्रिक्ट का अमुक अमुक क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा, वह घोषणा हो जाता था। इससे जनता को अवगत कराया गया था। इसकी सूचना दे दी जाती थी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रत्येक अंचल को, अंचल के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत के माध्यम से मुखिया सरपंच इत्यादि के माध्यम से प्रत्येक रैयतों को बुलाकर इसकी सूचना दी जाती थी, आपके गांव में सर्वेक्षण का काम अमुक अमुक समय से होने के लिए जा रहा है। उसमें यह भी रैयत को हिदायत दिया जाता था कि जहां आपका आरी मेड़ा दुरुस्त करना है उसको आप अपने स्तर से दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो रिवीजन सर्वे हो जाएगा तो जो आपका आकार प्रकार है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, इसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं रहेगी। तो इसके लिए अमीन को ब्लूप्रिंट नक्शा दिया जाता था। ब्लूप्रिंट नक्शा स्क्वायर शीट पर खींच करके और उसका टोटल स्केच ब्लू से होता था, वह नंबर वही आकार वही प्रकार सारा चीज़ दर्शाया जाता था। और ब्लूप्रिंट नक्शा को लेकर के अमीन गांव में जाते थे और उसके पास अमीन के पास एक परवाना होता था जो वहाँ के स्थानीय मुखिया सरपंच ग्रामीण जनता को दिया जाता था और सूचित कर दिया जाता था कि आपके गांव में सर्वेक्षण का काम जारी है, आप इनको सहयोग करने के लिए तत्पर रहें, ज़रूरत पड़े जहां तो इनका सहयोग भी किया करें। तो ब्लूप्रिंट नक्शा को लेकर के अमीन गांव में चले जाते थे। ब्लूप्रिंट नक्शा के साथ अमीन को क्या दिया जाता था, जरीब चैन जिसको कहते हैं। चैन 4 प्रकार के होते हैं, सहारनपुरी, शाहाबादी, फर्रुखाबादी और गंटेरी। तो चैन का सर्वेक्षण का जो ये ज़मीन का काम हुआ है वो हमारे यहाँ गंटेरी जरीब से किया गया है। सहारनपुरी ज़मीन 44 फीट का 44 गज का होता था, बड़ा लंबा लंजर होता था, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए गंटेरी जरीब को ही पैमाना मान करके और यहाँ उसका पैमाइश किया जाता था। यह जरीब 100 कड़ी की होती है, जो फीता से नापने पर 66 फीट होता है। एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। 7.92 इंच मतलब होता है 792, तो 66 फीट बराबर 792 इंच होता है, इसीलिए 66 फीट माना गया है। उसी जरीब के सहारे अमीन लेकर के और इसका पैमाइश करते थे और नक्शा बनाते थे। अब जरीब के बारे में भी हम बताना चाहेंगे, तो यहाँ तो जरीब है नहीं कि उसको हम बता दें ये कैसा होता है। तो हाँ जी हाँ, जब मिलता था कार्य करने के प्रक्रम में हम लोगों को जरीब दिया जाता था। यह जरीब का परिभाषा जान लीजिए। जरीब एक लोहे का बना हुआ जंजीर है जिसमें 100 कड़ियाँ होती है। एक कड़ी प्रायः 3 या 4 छल्लों से ज्वाइंट होता है। अगल बगल के दोनों छोर पर 2 मुट्ठे पीतल या लोहे का लगा हुआ होता है और उसी में प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। एक कड़ी के बाद जब 10 कड़ी रहता है वहाँ एक फुलिया रहता था, निशान, उसमें एक नोक वाला फुलिया लटका हुआ रहता था। जब 20 पर हम जाते थे तो वहाँ 2 नोक वाला फुलिया लटका हुआ रहता था। जब 3 पर जाते थे तो 3 नोक वाला फुलिया इंगित रहता है। जब 4 पर जाते हैं तो 4 नोकीला फुलिया वहाँ नुकित रहता है, जिसे समझते हैं कि अमुक स्थान से चले तो ये 40 कड़ी इंगित करता है।
जब हम 50 पर पहुंचते थे तो वहाँ एक गोलाकार फुलिया लटकाया जाता था। इससे हम आसानी से समझ जाते थे कि ये गोल है, कहने का मतलब हम 50 कड़ी पर पहुंच गए हैं। जी जी, लोहे या पीतल का लगा होता था, लोहे या पीतल का। जब हम आगे बढ़ते थे तो फिर 10 पर जाते थे तो क्रमशः घटता जाता था। 50 के बाद जब आगे बढ़ते थे तो 4 का फुलिया, उससे जिससे इंगित होता कि 60 कड़ी पर हम पहुँचे। इससे आगे बढ़ते थे तो 3 का फुलिया, इससे समझा जाता था कि हम 70 पर पहुँचे। और जब 2 का फुलिया तो इससे समझा था कि हम 80 पर पहुँचे। जब 1 का फुलिया तो इधर से जाने के क्रम में समझा जाता था कि हम 90 कड़ी पर पहुँच गए। अब अंतिम में 100 कड़ी उस मुट्ठे को होता था। कड़ी के नापने के लिए उसको चेन को ज़मीन में बिछाया जाता था। उसकी दूरी तय करने के लिए एक लोहे का कील, जिसको हम लोग सूजा कहते थे, वो मुट्ठी आकार का बना हुआ होता था और नोकीला रहता था। जहाँ उस चेन का मुट्ठा पुरता था उसके आगे में उसको ज़मीन में सटा करके गड़ दिया जाता था और पीछे वाला चेनमैन जो है उसको आ करके फिर उसी खूंटी में लटका देता था, आगे वाला उसको सीधा करता था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाते थे। यह जरीब से ज़मीन की लंबाई नापी जाती थी और उसी अनुसार अब हम आगे बढ़ेंगे तो बतावेंगे कि नक्शा को भी उसी अनुसार से नापी हम लोग करते थे। तो जरीब दिया जाता था, सूजा, डायगोनल स्केल भी हम दिखाते हैं आपको। डायगोनल स्केल इसका नाम है स्केल। ये पीतल का बना हुआ है, ये डायगोनल स्केल कहलाता है। इसकी लंबाई 30 जरीब की होती है। इसमें देखिए यहाँ बना हुआ है, ये 5-5 जरीब का एक बना हुआ है, 5-5 जरीब का। यहाँ से इसकी लंबाई 5 जरीब, 5 जरीब, 5 जरीब, 5 चौक 20। और यहाँ से जो ये बनाया गया है आड़े तिरछे करके, वो एक जरी पर 100 कड़ी गुने 100 कड़ी का एक खाँचा बनाया गया है। इसको आड़ा तिरछा इसलिए बनाया गया है कि इसमें जो है 10 कड़ी का भी निशान दर्शाया गया है, 20 का भी निशान दर्शाया गया है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और अंत में आकर के ये 100 पर इंगित हो जाता है। ये स्केल है, या जो कि ये आपके जितने भी नक्शा बना हुआ है, मैप बना हुआ है, इसके हाशिया पर यहाँ दर्शाया गया है और इसमें लिखा गया है पैमाना 16 इंच बराबर 1 माइल। जिस तरह का यह स्केल ये पीतल का मेरे हाथ में है, उसी तरह का ये स्केल ये नक्शे पर भी दिखाया गया है। इससे भी समझने में आसानी होता है। तो ये स्केल है और इसको नापने के लिए क्या है भाई, ये क्या है, तो ये है प्रकाल। यह पीतल का बना हुआ 2 नोकीला खूंटीदार यंत्र है, इसको प्रकाल कहते हैं। इससे स्केल पर दूरी ले करके और नक्शे पर इसको लगाया जाता है। इसका काम यही है, स्केल से ले करके और नक्शे पर इस दूरी को लगाना। जैसे कि मान लीजिए हम 10 जरी 25 कड़ी हमको नापना है, तो यहाँ हम लगा देंगे 10, 20 और इसके आधे भाग में लगाया तो हो गया ये 25, 1025। अब नक्शा पर नापना है तो इसको नक्शे पर यहाँ किसी मेड़ा पर रख करके और यहाँ से हम लाएंगे और ये हम ले आएंगे 10-25 मेरा कहाँ हुआ। इसको इस तरह से नापा जाता है स्केल के सहारे, इसको लगा करके। ये स्केल है। ये तो ये सर्वे में काम आने वाला स्केल और ये प्रकाल, ये भी यंत्र है। ये तो फीट वाला है सर। अब शिस्त तो अब यहाँ है नहीं। ये गुनिया है, देखिए ये गुनिया, ये पहले हाथी का दांत का बना हुआ मिलता था हम लोग को, लेकिन उसका प्रचलन अब ख़त्म हो गया। ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है और इसकी लंबाई
2 इंच होती है, इसकी लंबाई 2 इंच होती है। गुनिये की लंबाई इंच में 2 इंच होती है और जरीब में 10 जरीब। फीट में 660 फीट। 660 फीट की दूरी को हम इस गुनिया से नापी कर सकते हैं। इससे अधिक की नापी की जरूरत होगी तो इससे और बड़ा स्केल रहता है, उसका सहारा भी हम लेते हैं, या नहीं तो फिर स्केल प्रकार से इसकी सहारा लेकर के इसको नापी करते हैं। यह है गुनिया। इसका काम क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। जो काम एक राइटिंगल यंत्र होता है, यहाँ तो उपलब्ध नहीं है कि राइटिंगल के बारे में हम यहाँ कुछ बता सकें। राइटिंगल यह समकोण बनाने का काम करता है। जो काम राइटिंगल सरजमीन पर करता है वही काम गुनिया नक्शे पर करता है। यह समकोण बनाने का काम करता है। आगे बतावेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये गुनिया का परिचय हो गया, स्केल प्रकार हो गया। ये फीट का स्केल है। अगर हम फीट में भी नक्शे को नापना चाहेंगे तो इससे भी हम नापी कर सकते हैं। ये 30 फीट का बना हुआ है। इससे हम 30 फीट का नापी नक्शा पर कर सकते हैं, लेकिन प्रायः हम लोग गुनिये का उपयोग करते हैं। का ज़्यादा कदा कहीं कहीं जरूरत होता है तो फीट से भी इसको हम नापी करते हैं। सेम वही है, ये कड़ी में है और ये फीट में है। अब आइए हम लोग नापी करते हैं तो उसमें ये सब यंत्र दिया गया। पुराने पद्धति से जो हम लोग सर्वे करते थे उसमें और भी यंत्र का ज़रूरत था, यंत्र हम लोग को मिलता था। ऐसे खाका का कागज़, तो जिस आकार का नक्शा दिया जाता था उसी आकार का बांस पेपर का हम लोग एक कागज़ मिलता था। उस पर उसको नजरी नक्शा कहिए। खाका मीन्स नजरी नक्शा। जिस प्रकार का बाउंड्री सिवाना उसमें दर्शाया गया नक्शा में, उसी प्रकार से हम लोग उसको बना लेते थे एक पेपर पर। सारा चीज़ उस पर दर्शाते थे। मौजा का नाम, थाना नंबर, पैमाना, कब नक्शा निर्मित हुआ, ये सारा चीज़ का उस पर विवरण किया जाता था। और उसमें भी नक्शा में जितने सिम्बुल रहता था, तो नक्शा में सिम्बुल क्या क्या रहता है भाई? तो नक्शा में सिम्बुल रहता है 3 सिवानी पत्थर, जो आपके नक्शा में यहाँ दर्शाया गया है। मैं बता रहा हूँ आपको। 3 सिवानी पत्थर देखिए, यहाँ ये ऊपरी भाग में यहाँ 3 सिवानी पत्थर है। ये 3 सिवानी पत्थर जो है 3 मौजा को अंकित करता है। इधर कौन मौजा है, आगे कौन मौजा है, आगे कौन मौजा हुआ, इसका विस्तार जब 3 सिवानी पत्थर हम बतावेंगे उसमें बतावेंगे। 3 सिवानी पत्थर, बम्बा, नदी नाला का चिन्ह, ये सारे चिन्ह को हम खाका पर अंकित करते थे। और खाका पर अंकित करने के बाद उसको हम जरीब के सहारे अब चले जाते थे स्पॉट पर, और स्पॉट पर जाने के बाद सर्वेक्षण का काम हम लोग शुरू करते थे। तो सर्वेक्षण का काम करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि एक छोर से उस ग्राम के किसी भी जानकार आदमी को लेते थे और इसके चारों सीमा का सीमांकन करते थे घूम के। कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े कैसे कहाँ जाके टर्न लिया, कैसे आया, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ सड़क है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, ये चारों दिशा का भ्रमण करके और उसको इंगित करते थे कि हमने 3 सिवानी का भ्रमण किया। ऐसा पहले इसलिए कर दिया जाता था कि अगर ग्रामीण का सहयोग किसी समय वहाँ पर हमको नहीं रहा तो अपने से अगर हम इसको सीमा का भ्रमण कर लेंगे तो हमारे दिमाग में ये बात हंट कर जाएगी कि ये अमुक सीमा यहाँ से जाने के बाद यहाँ से तिरछा हो गया। क्योंकि एक बार पहले इसका हम भ्रमण कर लिए हैं, इसी लेकर के पहले सीमाना घूम लेते हैं। और सीमाना घूमने के बाद अब हम जाते हैं नक्शे पर, सरजमीन पर जाते हैं। तो सरजमीन पर जाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, नापी हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग को और भी सामान दिया जाता था। तो झंडी एक रहता था पहले बांस का, उसमें लाल और हरा उजला रंग का झंडा बनाया जाता था। उसको कोई निश्चित स्थान पर गाड़ने के काम में आता था। वो झंडी गाड़ने के लिए खंती, जिसको रम्मा कहते हैं, खंती भी भाषा में कहते हैं, गड्ढा खोदने के लिए ज़मीन में वो खंती का भी उपयोग हम लोग आते थे। कुदाल का भी उपयोग किया जाता था। हम लोग जब ज़मीन पर जाते थे सर्वे करने के लिए तो कुदाल का भी आवश्यकता होती थी। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग स्थल पर जाते थे और
नापी करने के क्रम में अब हम अपना काम शुरू करते थे। तो कैसे करते थे? तो हम लोग मुस्तकिल को ढूंढते थे। अब मुस्तकिल क्या होता है, मुस्तकिल किस चिड़िया का नाम है, ये हम आपको यहाँ बता देना चाहेंगे कि क्या मुस्तकिल होता है। व्हाट इज मुस्तकिल? तो मुस्तकिल जो है वह फिक्स बिंदु है, गत सर्वे का वह स्थान जो गत सर्वे से लेके आज तक उसी दिशा में, भौतिक दिशा में सरजमीन और नक्शे पर मौजूद पाया गया हो, उसे ही मुस्तकिल कहते हैं। गत सर्वे का वह तिनमेरा, चौमेरा, पक्का कुआं, मंदिर, मस्जिद या पुराना वृक्ष इत्यादि जो दर्शाया हुआ रहता है, उसको हम उसमें ढूंढते हैं। अगर वह उसी हालात में अब तक उसी स्थान पर पड़ा हुआ है तो उसको हम इंगित करते हैं मुस्तकिल के लिए। मुस्तकिल के लिए मानते नहीं हैं, वो उसको कहते हैं कि हाँ ये मुस्तकिल हो सकता है, उसे ही मुस्तकिल कहते हैं। अब मुस्तकिल ये सही है कि गलत है, इसकी जांच हम लोग करते हैं। मुस्तकिल की जांच के लिए उसी प्रकार का तिनमेरा, चौमेरा, मंदिर का कोना, मस्जिद का कोना, पक्का कुआं, पुराना वृक्ष इत्यादि को ढूंढ करके और उस स्थान से चेन या फीता से अमुक स्थान जहां हमने मुस्तकिल माना उस झंडे तक आते हैं और उसकी नापी करते हुए वहां तक चले आते हैं। अगर सरजमीन और नक्शे पर उसकी दूरी बराबर मिलती है और उसको जो लाइन चलाते हैं उसको हम कहते हैं टाई लाइन। मुस्तकिल मुकाम चेक करने के क्रम में एक तिनमेरा या चौमेरा से दूसरे तिनमेरा या चौमेरा तक लाने के क्रम में जो लाइन चलाई जाती है उसे टाई लाइन कहा जाता है। टाई लाइन की दूरी कम से कम 3 जरीब, अधिक से अधिक 7 जरीब होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कहीं कहीं इसको हम लोग घटा बढ़ा भी देते हैं। मान लीजिए कि अब 10 जरीब का प्लॉट है, इस बीच में कोई प्लॉटे नहीं है, तब तो वहीं से लाना पड़ेगा, तो इसमें दूरी को हम घटाते हैं। तो 3 विपरीत दिशाओं से लाइन, टाई लाइन चला करके और जो तिनमेरा चौमेरा जिसको हमने चूज किया कि ये मुस्तकिल हो सकता है, वहाँ हम गए और तीनों तरफ से वो अगर सही मिल गया तो उसको हम मुस्तकिल मान लेते हैं। ये मुस्तकिल गांव में मौजा के रकबा के अनुसार बनाया जाता है। एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल की दूरी 15 जरीब से और 30 जरीब की दूरी पर होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसके लिए कई एक मुस्तकिल हम उस ग्राम में कायम करते हैं। मुस्तकिल कायम कर लिए, जितना ज़रूरत पड़ा अमीन को उतना मुस्तकिल कायम कर लिए इस गांव में, नापी के अनुसार कि इस गांव का इतना मुस्तकिल बनाने पर हमारा सर्वेक्षण का काम शुरू किया जा सकता है। अब मुस्तकिल से एक मुस्तकिल पर झंडी गाड़ते हैं, फिर दूसरे मुस्तकिल पर भी हम झंडी गाड़ देते हैं, वही बांस वाला झंडा गाड़ के लहराता रहता है। और उसी सिद्ध में हम जरीब से लाइन चलते हैं और लाइन चलते हैं और लाइन चलने के क्रम में एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक कुल कितना दूरी हुआ उसके लिए एक हमारे साथ कागज़ रहता है जिसको फील्ड बुक कहते हैं। उस फील्ड बुक में क्या नोट करते हैं कि इस मुस्तकिल पॉइंट से चला तो कितना मेड़ हमको इस मुस्तकिल पर आने में मिला, वो प्रत्येक मेड़ को उस कागज़ पर हम दर्ज करते हैं। सपोज दैट यहाँ से हम चले और यहाँ चलने के बाद 1 जरीब 20 कड़ी जाने पर एक आरी हमको मिला, उसको नोट करते हैं 1:20। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा आरी मिला 1:65, इसको नोट करते हैं। इसी क्रम में चलते हुए हम वहाँ चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, मुस्तकिल के उस कोना पर। अब दोनों की दूरी को नोट करते हैं और फिर उसको हम अपनी नक्शे पर, ये स्केल और परकाल, क्योंकि गुनिया तो 10 जरीब करने नापी को इंगित करता है। अब हम 30 पर आ जाते हैं, इसको इस पर ले करके और इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए कि 20 जरीब 50 कड़ी हो गया, तो 1 2 3 4 5
20 जरीब 50 कड़ी इसको ले करके और यहाँ इंगित करते हैं और यहाँ से प्रकाल में इसकी दूरी को हम ले लेते हैं। अब प्रकाल में दूरी को लेने के बाद ये नक्शा पर देखते हैं कि अमुक इस स्थान से जब हम चले हैं तो ये स्थान तक इसकी दूरी इतना सही हुआ कि नहीं। अगर सरजमीन और नक्शे की दूरी दोनों सही हो जाता है तो दोनों मुस्तकिल को हम लोग मुस्तकिल मान लेते हैं। इसी क्रम में यह काम चलता है। मुस्तकिल लाइन चलाने के क्रम में जो आरी पड़ता है, मेल पड़ता है, उसको कुदाली से हम लोग जिस दिशा में लाइन चलाते हैं उसी दिशा में इंगित करके उसको चिन्हित करते हैं। 4 इंच चौड़ा और उस आरी को कुदाली से काट देते हैं और उसको कहते हैं हम लोग कटान। और वही कटान को अभी जो हम पहले बता चुके थे ये वो खाका में हम दर्ज कर देते हैं कि अमुक मेड़ 1:20 पर, 2:55 पर, 3:65 पर, 6:44 पर, यहाँ से वहाँ तक कितना मेड़ा पड़ा ये हमको उसमें कवर हो जाता है खाके से, जो हमको आगे नक्शा बनाने के काम में आता है। इसी तरह से हम मुस्तकिल कायम करते हैं और मुस्तकिल चारों दिशा में मुस्तकिल कायम करने के बाद ये सारा काम होता है। इसके बाद मुस्तकिल कहाँ कहाँ कायम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो पहले बता चुके हैं हम कि धनहर या भीट के 3 मेड़ा, चौमेड़ा या कोई मंदिर वैसा का कोना पुराना हो, मस्जिद का कोना पुराना हो, प्राचीन कुआं हो, प्राचीन वृक्ष हो, इस सब पर हम मुस्तकिल बना सकते हैं। रोड के किनारे, कब्रिस्तान के प्लॉट के किनारे, पड़ती जगह के किनारे, नाला के किनारे, नदी के किनारे, जंगल पहाड़ के किनारे, ये सब स्थान पर मुस्तकिल मुकायम नहीं कायम करते हैं, क्योंकि वो कटता बढ़ता है। पड़ती ज़मीन है, आज हमारा यहाँ कब्जा था, ज़मीन पड़ती है, काट करके वहाँ कर लिया, तो नक्शे पर ये आ रही यहाँ है, काट करके वहाँ कर लिया है, वहाँ हम मुस्तकिल बना देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए करके ये सब जगहों पर पैन के किनारे, नाला के किनारे, रोड के किनारे, पड़ती ज़मीन में, कब्रिस्तान में, गौचर में, मुर्दघट्टी में, ये सब जगह पर मुस्तकिल नहीं बनाया जाता है। मुस्तकिल सिर्फ धनहर या भीट जो आबाद होता है, मंदिर, मस्जिद, पक्का कुआं और पुराना वृक्ष, यही जगह पर बनना चाहिए। हम देखते हैं कि कहीं कहीं मुस्तकिल मुकाम नहीं मिलता है, हम नाप रहे हैं, कहीं मिलबे नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग टावर्स का सहारा लेते हैं, या तो नक्शे पर जो बम्बा बना हुआ रहता है वो बम्बा का भी सहारा लेते हैं। देखिए ये नक्शा पर ये सब बम्बा बना हुआ है, देखिए यहाँ बम्बा है, यहाँ बम्बा है, यहाँ बम्बा है, यहाँ बम्बा है, यहाँ बम्बा है। ये बम्बा को हम ढूंढते हैं कि इस घुमाव से ये बम्बा कितने दूरी पर अवस्थित है। ये बम्बा गत सर्वे में जो ओरिजिनल सर्वे कराया गया, कंडस्टर सर्वे, इस समय ये बनाया गया है। इसमें क्या था कि लोहे का एक पाइप रहता था और अमुक स्थान पर उसमें कोयला और चूना भर करके उसको ज़मीन के अंदर 5 फीट नीचे गड़ दिया जाता था। आज भी अगर नापी करके हम लोग निकालते हैं तो ये बम्बा उस स्थान पर मौजूद मिलता है। ये बम्बा के सहारे किसी तीसरे, चौथे, 3 मेड़ा या चौमेड़ा पर हम मुस्तकिल मुकायम कायम करके और उसको मुस्तकिल मुकायम काम करते हैं, उसी के सहारे से सारे ही करते हैं। अब आ जाइए, ढेर सारा इसमें लाइन रहेगा, तो मुस्तकिल मुरब्बा करने के क्रम में एक तो बता दिया है आपको हम टाई लाइन, एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक जो लाइन चलाई जाती है वह उसको हम लोग कहते हैं मुरब्बा लाइन। तब मुरब्बा लाइन चलाने के क्रम में कई एक प्रकार का चिन्ह बनता है। एक चिन्ह तो आपको बताया कि आरी पर जो बनता है वो कटान हो गया। अब जब जिस बिंदु से हम चलते हैं उसके बाद 5 जरीब पर जाने पर एक निशान बनाते थे हम लोग, बनता था रिवीजन सर्वे में। वह निशान कैसा बनता था? कंडेस्टर सर्वे में और आपके रिवीजन सर्वे में भी, जहाँ से जिस स्थान पर हम चले हैं वहाँ से 5 जरीब जब पहुँच जाता था तो सीधे जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में 2 फीट लंबा, और यहाँ पॉइंट छोड़ देते थे आगे, और 2 फीट लंबा पीछे, और जिस दिशा में लाइन जा रहा है उसके दाहिने तरफ 2 फीट का निशान दे देते थे।
जिससे हमको आसानी हो बाद में जाने पर कि ये 5 जरीब, ये मुस्तकिल से लाइन जब हम चले हैं तो यहाँ मेरा 5 जरीब का चिन्ह बना हुआ है, उसको हम लोग पंजा कहते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो 10 पर पहुँचते हैं तो जैसा इसमें बताया कि 3 तरफ, उसी तरह से उसमें चारों तरफ, कहने का मतलब बीच में पॉइंट छोड़ करके और इधर इधर आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ, कहने का मतलब प्लस पॉइंट के तरह एक निशान बन जाता था। अभी बनता है, अभी नहीं बनता है, अब तो रिवीजन सर्वे ये तो कंडेस्टल में बनता था, रिवीजन में बनता था, अभी बनता है। वो 10 जरीब का होता था। ये 2 निशान बनता था और आरी पर जो बनता था उसको कटान कहते हैं। तो पंजा, दहला और कटान और मुस्तकिल, टाई लाइन, मुरब्बा लाइन, इतना हम आपको इसमें बताया। अब चारों ओर से मुस्तकिल जोड़ देने पर हमारा वो एक चौकोर स्थान बन जाता था। तो चौकोर स्थान बनने के लिए तो उतना लंबा दूरी रहता था कि उसमें किश्तवार छोटा छोटा प्लॉट का नापी करना संभव नहीं होता था, इसलिए उसको और हम लोग छोटे छोटे भाग में विभक्त करते थे और उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता था? मुरब्बा। एक मुरब्बा हुआ मतलब एक वर्ग जो चारों ओर से 4 रेखा से घिरा हो, उसका लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं, वही हुआ मुरब्बा, उसी को मुरब्बा कहते हैं। एक मुस्तकिल लाइन के किसी भी बिंदु से दूसरे मुस्तकिल के किसी भी लाइन के किसी भी बिंदु पर जो लाइन चलाया जाता है वह मुरब्बा लाइन कहलाता है। इसी तरह से विभक्त करके हम लोग चारों तरफ से उसको छोटे छोटे वर्ग में बांट देते थे और मेरा ये मुरब्बा हो जाता था। अब हम आपको नक्शे पर बता रहे हैं कि हाँ उसी में। अब जी मान लीजिए कि यहाँ पंजा है, बीच से 7 जरीब से हम लाइन चल रहे हैं, तो 7 जरीब से उधर 7 जरीब पर चले तो वहाँ एक गोल निशान बनाते थे, उसको चंदा कहा जाता है। उस गोल निशान को चंदा कहते हैं हम। और उसके बाद उसको मुरब्बा में विभक्त कर लेते हैं। जी चंदा नक्शे में नहीं है, नहीं, वो मुरब्बा लाइन पर बनाया जाता है सर जी, चंदा मुरब्बा लाइन पर बनाया जाता है। अब यहाँ से मान लिया जाए कि ये नक्शा को दिखा दे, यहाँ हमने एक मुस्तकिल बना लिया और यहाँ तो ये भाग को हम नहीं घेर सकते हैं, तो ये मुस्तकिल और आगे इधर यहाँ मुस्तकिल बनाया है, इसी के सिद्ध में आते हुए और आगे हम यहाँ तक चले आते हैं सीमा तक, और सीमा तक बनाने के बाद यहाँ भी एक चंदा बना देते हैं और इस सीमा के 1.5 जरीब भीतर या 1.5 जरीब अंदर से जो लाइन कटता है उसको हम लोग बाउंड्री लाइन या सरहदी लाइन कहते हैं। इसको सर्वेक्षण के दौरान में ये बाउंड्री लाइन हो गया या सरहदी लाइन हो गया। इसको कवर करने के लिए उसको सब जगह चारों तरफ से कस करके उसको हम लोग चिन्हित करके इंगित कर लेते हैं। जब मुरब्बा जांच पूरा तैयार हो जाता है तो पहले परिमाप निरीक्षक होते थे। परिमाप निरीक्षक के द्वारा हमारा किया गया कार्य सही है या गलत है इसकी जांच होती थी। तो वह जांच तिरछा होता था। एक मुस्तकिल लाइन के किसी भी स्थान से दूसरे मुस्तकिल लाइन के किसी भी बिंदु पर तिरछी लाइन जो जलाई जाती थी वह हो गया मुरब्बा काट लाइन, मुरब्बा जांच लाइन होता था। उसको परिमाप निरीक्षक अमीन जो काम करता था उसको लाइन दे करके और उसको करता, अगर उसका मुरब्बा सही बना हुआ था तो पॉइंट टू पॉइंट हम प्रकाल रखते थे और उसकी सरजमीन की दूरी बिल्कुल मिल जाती थी। और उस क्रम में भी आरी मेड़ा का चिन्ह जो रहता था उसका कटान लिखा जाता था। वो कटान को भी उस पर चेक किया जाता था कि अपने स्थान पर है या नहीं है। यही प्रक्रिया के बाद सारा काम जांच का हो जाता था। तब मुरब्बा पास किया जाता था। तब इसको छोटे छोटे टुकड़े में खेत बनाने के क्रम में अब किश्तवार का काम शुरू किया जाता था। तो किश्तवार का काम एक मुरब्बा के अंदर से ही शुरू किया जाता है। एक मुरब्बा के अंदर जितने भी प्लॉट्स रहते थे उसका नक्शा पूरा बना लेने के बाद तो फिर हम दूसरे मुरब्बा में प्रवेश करते थे। इसके लिए हम लोगों को लाइन चलाना पड़ता था। उस लाइन को कहते हैं सिकमी लाइन।
एक मुरब्बा से दूसरे मुरब्बा तक के किश्तवार करने के कर्म में जो लाइन चलाई जाती है उसको सिकमी लाइन कहते हैं। सिकमी लाइन जिस स्थान से चलाया जाता है उसमें अर्धचंद्राकार गोला 1.5 फीट व्यास का बनाया जाता था, जो सरजमीन और नक्शे पर होता था, खाका पर नहीं होता था, वो नक्शा पर और सरजमीन पर दर्शाया जाता था उसको। और उसी लाइन से चलने के क्रम में बाएं दाएं अपसेट लिया जाता था। अब यहाँ तो वो यंत्र है नहीं कि हम आपको बता दें। सपोज दैट कि ये आरी है, यहाँ से हम लाइन चलें, यहाँ से हम लाइन चलें, इस आरी को चलाने के लिए तो इस कोने पर एक आदमी को भेज देते थे, वो लट्ठा लेकर के ऐसे खड़ा हो जाता था और यहाँ राइट एंगल के सहारे से आगे की झंडी को देखते थे, आगे बढ़ते पीछे करते करते ये बगल वाला आदमी हमारा आमने ये निशान जो है उस शीशा जो राइट एंगल होता था उसका शीशा में इसका दिखाई देता था, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता, और ये वहाँ जो सामने मेरा झंडी गड़ा हुआ है ये लगता था कि ये आदमी अमुक स्थान झंडी से छिप गया ऐसे, तो इसको पॉइंट हम मान लेते थे। ये हो गया अपसेट। और जहाँ वो आदमी खड़ा है वहाँ लट्ठे के सहारा से 20 कड़ी का लट्ठा हम लोग बनवाते थे, वहाँ से अमुक दूरी यहाँ पर ले आते थे कि यहाँ से इसकी दूरी क्या हुई, तो ये राइट एंगल बनाया। और वही काम ये नक्शा पर हम लेते थे, तो ये गुनिया इसको हम ऐसे लगा देते थे और ये लाइनिंग को सीधा करते थे, लाइन घिंचा हुआ रहता था, इसको लगा करके और इस पर देखते थे कि हम इससे बाएं कई कड़ी गए हैं, तो 25 कड़ी, तो इससे प्रकार से 25 कड़ी इंगित करते थे। इधर भी लिए तो ये भी इंगित हो गया, और ये दोनों लाइन जो है कहाँ मिला, तो इस 42 कड़ी के कटान में आकर के मिल गया। इसको पेंसिल से इस तरह से खींच करके, इसे खींच करके और इसको हम दर्शा देते थे, वह एक मेड़ा बन जाता था। और इस मेड़ा के कटान से जो गुजरता था वह हो गया वो हो गया दाखिली लाइन। उस मेड़ा को जहाँ कोण है उससे उधर छोड़ देता था तो वो खारजी लाइन हो गया। उसे जो वापस आता था वो वापसी लाइन में हम आ रहे हैं कि एक प्रकार का, तो ये क्रम करना पड़ता था। तो एक मुरब्बा का काम हम लोग करते थे और एक मुरब्बा में जितना भी प्लॉट बनता था उसको हम समाप्त करते थे। उसके बाद पुनः दूसरे मुरब्बा में प्रवेश करके और उसके बाद उस मुरब्बा का काम करते थे। इसी विधि से सारे प्लॉट का नक्शा हम लोग बनाते थे। वो नक्शा समय समय पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, परिमाप निरीक्षक, कानूनगो द्वारा जांच किया जाता था। जहां त्रुटि होती थी वहां सुधार भी किया जाता था। पुराना नियम था कि 20 कड़ी तक अगर साबिक मेड़ा, पुराना मेड़ा अगर 20 कड़ी तक नक्शे के अनुसार से हट रहा है तो उसमें निर्देश था कि उसको आप यथावत छोड़ दें, उसको कोई चेंजिंग नहीं करें। अगर 20 कड़ी से अधिक हटता है तो उसको काट के आप अलग एक नक्शा बना दें। ये तो पुरानी पद्धति की बात थी। ये सारी प्रक्रिया के तहत किश्तवार कार्य संपन्न किया जाता था। किसी भी गांव का या क्षेत्र का जानकारी के लिए वहाँ का नक्शा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बता रहे हैं आपके ये नक्शा के बारे में। ये नक्शा देखिए, ये देखिए मुंगेर ज़िला का नक्शा है। ये मुंगेर ज़िला का नक्शा है। इस नक्शा का संरचना 1906-7 ईस्वी में किया गया है। इस गांव का नाम टेलवा है और इसका थाना नंबर 29 है। यह राजस्व थाना चकाई के अंतर्गत पड़ता है और ये चादर नंबर 21 में अवस्थित है। जब किसी विलेज का क्षेत्रफल एक नक्शा से अधिक बड़ा में होता है तो उस नक्शे को कई एक भाग में काट करके विभक्त कर दिया जाता है। और जब विभक्त किया जाता है तो एक सीट से दूसरे सीट को मिलाने वाली रेखा को मार्जिन लाइन कहते हैं और वह मार्जिन सीट कहलाता है। सीट होता है, मार्जिन होता है और इंटायर होता है। इंटायर सीट सिर्फ एक मौजा एक थाना नंबर में एक ही होता है, वह इंटायर सीट हुआ। और अगर एक से अधिक हो गया तो उसमें रहता है चादर संख्या 1, चादर 2, 3 etc। इसी तरह से जितना बड़ा क्षेत्रफल रहता है उसमें बहुत सारी चीज़, उसमें अंचल दर्शाया रहता है,
पुलिस थाना कहाँ है वो दर्शाया रहता है, थाना नंबर कितना है ये दर्शाया रहता है। परगना, उसका पहले परगना चलता था बहुत, परगना हर एक नक्शा में, पुराने नक्शे में परगना लिखा हुआ रहता था, तो परगना रहता था। और परगना के अंतर्गत में नीचे में किस ईस्वी में वो बनाया गया है वो नक्शा में इंगित रहता है। ये नक्शा हुआ। नक्शा में कहीं कहीं कुछ चीज़ समझने के लिए उसका एक संकेत चिन्ह बना हुआ होता है कि कौन इस नक्शे में, कैसे जानेंगे कि यहाँ ये वृक्ष जो बना हुआ है ये आम का है कि महुआ का है कि कटहल का है या पीपल का है। इसके सुविधा के लिए, इसकी जानकारी के लिए यहाँ दर्शा दिया गया है सांकेतिक चिन्ह। तो सांकेतिक चिन्ह के द्वारा हम ये जान सकेंगे ये गत सर्वे में आम का बगीचा था, ये प्लॉट कब्रिस्तान था, ये यहाँ मंदिर था, ये यहाँ रेलवे लाइन था। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए संकेत चिन्ह इस पर दर्शाया गया है। कब्रिस्तान दो प्रकार के, पक्का होता है और कच्चा भी होता है, तो पक्का कब्रिस्तान का इसमें अलग से दिखाया गया है, मंदिर का अलग दिखाया गया है, मस्जिद का अलग दिखाया गया है, चर्च का अलग दिखाया गया है, गुरुद्वारा का अलग दिखाया गया। ये सब सारे यहाँ इसमें संकेत चिन्ह में दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है, जैसे देखिए ये हो गया सीमा रेखा, राज, जिला, अंचल, ग्राम। देखिए राज का सीमा रेखा, ग्राम का सीमा रेखा देखिए यहाँ है, जिसके यहाँ 3 शिवानी पत्थर बना हुआ है। ये 3 शिवानी पत्थर के बगल में जो ये लाइन खींचा हुआ है, खींची रहती है, प्रत्येक नक्शे के सीमा में खींची रहती है, जो जिसकी लंबाई 5 जरीब रहती है। वो 3 शिवानी से 1 जरीब के फासला से खींचा हुआ रहता है, जो सीमा का रुख बताता है। ये हो जाता है, इसको कहते हैं तोखा लाइन। यह कंडस्ट्रल सर्वे में और रिवीजन सर्वे में भी नक्शे पर बनाया हुआ रहता है। तोखा लाइन जब विलेज बाउंड्री पर रहेगा तो वहाँ 5 जरीब का, और जब अगर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पर रहे, थाना वाला पर रहेगा, वहाँ 10 जरीब का वो खींची रहती है। खैर माने विशेष नहीं और विशेष बताते हैं। ये देखिए आपका हो गया ग्रामीण हो गया, ये चिन्ह हो गया, ये अंचल का हो गया, ये जिला का हो गया, ये राज्य का, ये सारे चिन्ह हैं। और गांव में बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे अब कोई रास्ता जा रहा है तो ये रास्ता इस गांव का है कि इस गांव का है, इसके लिए भी यहाँ चिन्ह बनाया गया है, संकेत दिया गया है। अगर रास्ता के दोनों ओर बिंदी, एक बिंदी इस रास्ता के इस पार और एक बिंदी रास्ता के इस पार, फिर आगे जाने पर एक बिंदी रास्ता के इस पार, फिर आगे जाने पर रास्ता के इस पार, तो दोनों तरफ जो बिंदी दिया रहता है ये रास्ते के बगल में देखिए यहाँ दिया हुआ है। यहाँ बिंदी है, फिर यहाँ बिंदी है, फिर यहाँ बिंदी है, फिर यहाँ बिंदी है, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी। ये रास्ता जो जा रहा है ये बिंदी हमको दर्शाता है कि यह रास्ता दोनों गांव में निस्पानिष्ठ मतलब 50-50 आधा आधी है। ये इसके लिए भी यहाँ संकेत चिन्ह बना हुआ है। अगर एक ही ये नक्शे के बाहर में बिंदी अगर दिया गया है तो हम समझेंगे कि ये पूरे नक्शा अमुक गांव जिसमें ये नक्शा छपा हुआ इसका है, इस गांव से बगल वाले से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर ये रास्ता इसमें दिया हुआ है और इसमें नंबर नहीं है और इसके भीतर बिंदी दिया गया है तो आउट ऑफ विलेज, ये ग्राम से बाहर है। ये हम समझते हैं ये तो यही संकेत चिन्ह हमको ये समझाने में मदद करता है कि ये निष्पानिष्प है या कि ये गांव का है या दूसरे गांव का है। और बहुत सारा चीज़, रेलवे लाइन इसमें देखिए दर्शाया गया है। देखिए रेलवे लाइन भी इसमें संकेत चिन्ह में रेलवे लाइन, रेल सिग्नल, रेल लाइन, डबल रेल लाइन, ये रेलवे लाइन है, यहाँ दर्शाया गया है नक्शा में। इस नक्शा में भी देखिए ये रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन ये दर्शाया गया है। ये हम इसे जानेंगे कि ये चिन्ह जो है ये रेलवे लाइन का है। कहीं कहीं सड़क भी दर्शाया गया है। तो इस सारे चीज़ को हम इस संकेत चिन्ह के सहारे इस पर हम अंकित जो दर्शाया गया है उसको हम समझ सकते हैं कि कहाँ क्या है। ये गोल वाला निशान देखिए, ये गोल वाला निशान, ये 3 शिवानी पत्थर हो गया। ये देखिए 3 शिवानी पत्थर यहाँ है, 3 शिवानी पत्थर यहाँ है। और ये तोखा लाइन 5 जरीब का देखिए यहाँ ये खींचा हुआ है। देखिए अगुनिया से नाप के हम बताते हैं,
ये 1 जरीब के फासला से ये देखिए 5 जरीब का खिंचा हुआ है। 1 2 3 4 5 जरीब का यही है तोखा लाइन। ये 3 शिवानी पत्थर इसमें दिया गया है। कहीं बम्बा दिया गया है और दूसरा में है, इसमें तो नहीं है, चौहद्दा भी रहता है। ये 3 शिवानी हुआ जिसको तीन शिवानी कहते हैं। कहीं कहीं 4 शिवाना, जिस स्थान पर आकर के एक स्थान पर 3 दिशा से आकर के ये गांव इधर से, ये गांव इधर से, ये गांव इधर से मिलता है, वह 3 शिवानी कहलाता है। कहीं कहीं 4 गो शिवाना एक ही जगह जाकर के मिलता है तो वो चौहद्दा शिवानी कहलाता है। इसमें इसका भी इसमें संकेत दिया गया है। बम्बा और बम्बा भी बताया, देखिए गोल शिवाना, दोनों शिवाने के बीच लाइन पर जो गोला आकार का दिखाया रहता है वह बम्बा कहलाता है। ये इस 3 शिवानी में बना हुआ है। बम्बा नंबर 1, बम्बा नंबर 2, 3, 4 कई एक प्रकार का है जिसमें इसको दर्शाया गया है। 3 मेड़ा वही बता, मुस्तकिल तो बता दिए थे। 3 मेड़ा जहाँ से 3 खेत का आरी एक जगह आकर के मिलता है वह 3 मेड़ा कहलाता है। और उसी जगह हम लोग मुस्तकिल बनाते हैं। ये मुस्तकिल का चिन्ह देखिए इसमें बना हुआ है, 3 मेड़ा या चौमेड़ा इसमें दर्शाया गया है। जहाँ 4 मेड़ा मिलता है आकर के वो चौमेड़ा हो गया। जैसे देखिए इसमें यहाँ चौमेड़ा है, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी, इधर चारों ओर से आकर के मिला है, ये चौमेड़ा हो गया है। वन का सीमा, वन विभाग, जहाँ वन विभाग का ज़मीन है वहाँ भी इस पर चिन्ह बने हुए हैं। उसके सहारे से हम जान सकेंगे ये वन विभाग का ज़मीन है, ये रैयती भूमि नहीं है, ये वन विभाग का भूमि है। वन सरकार की चीज़ है लेकिन वो किसी विभाग का है और वह वन विभाग का है, वन विभाग का है। श्मशान घाट, अब हिंदू का श्मशान घाट है या मुसलमान का है या ईसाई का है, इसमें भी यहाँ अलग अलग संकेतिक चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। इसमें भी अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। इसमें चिन्ह है, उसमें हम इससे पता लगा लेते हैं कि इसमें अमुक कब्रिस्तान जो है ये हिंदू का है या मुस्लिम का है या सिख का है या ईसाई का है, ये चिन्ह के द्वारा। तो ये चिन्ह हमको बहुत मदद करता है इस चीज़ को दर्शाने के लिए। कहीं कहीं रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, उसका भी इसमें अगर उस गांव में है तो इसमें भी दिखाया गया है। उसके सहारे हम लोग इस चिन्ह को निश्चित रूप से बिना कागज़ के समझ जाते हैं कि ये बस विभाग, ये जो है वो आपके रेलवे स्टेशन का ज़मीन है या बस अड्डा का ज़मीन है, चूँकि उसमें चिन्ह बना हुआ रहता है। कहीं कहीं घना बगीचा है, उसको इसमें भी दिया गया है, घना बगीचा को दिखाया गया है। नारियल पेड़, खजूर पेड़, ताड़ पेड़, सुपारी पेड़ इत्यादि, बरगद, पीपल, इमली, बांस, झाड़, इस तरह से इंगित करके इस नक्शे में चारों तरफ दिखाया गया है जो इसमें बना हुआ है। ये देखिए नाला है, ये नाला, अब यहाँ हम ये कौन नदी है इसका यहाँ जिक्र देखिए यहाँ किया गया है। ये रमतुक्का नदी है। ये रमतुक्का नदी किस ओर से किस ओर प्रवाहित हो रही है ये तीर के द्वारा यहाँ हमको दिखाया गया है। इधर से इसकी पानी आ के और इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये तीर के निशान दिया हुआ है। इससे हम समझ जाते हैं कि इस नदी का धारा किस ओर है, ये दिखाया गया है। कहीं कहीं नदी, बड़ी नदी जो रहती है उसमें इस पर तो नहीं दिया है। धार धूरा, इतना बड़ा नदी है, देखिए इतना बड़ा नदी, सपोज है इतना बड़ा नदी है तो एक लाइन एक खींच करके एक बिंदा रहता है, फिर लाइन खींचने के बाद बिंदा रहता है, फिर लाइन खींचने के बाद एक बिंदा रहता है, इसको धार धूरा कहते हैं। ये इस नक्शे में इंगित और इस पर नहीं इंगित किया गया है इस नक्शे में, चूँकि यहाँ नहीं था वो नदी वाला प्लॉट, इसलिए करके इसमें नहीं दिया, लेकिन वो भी रहता है, ये धार धूरा वाला भी चिन्ह उसमें रहता है। वही इंकित करता है इस नदी का क्षेत्रफल को कि जहाँ धार धुरा इंकित किया गया है वहीं तक इस अमुक गांव का है और इधर अमुक गांव का है। ये सारी चीज़ जो है इसमें दर्शाया गया है। तो ये नक्शा के संबंध में हो गया, आपको हम बता दिया। इसी तरह से पुराने पद्धति से नक्शा का काम हम लोग करते थे और सर्वे किया जाता था। लेकिन पुराने पद्धति से काम करने में अब अभी जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इसमें काफ़ी समय लगता था काम करने में और काफ़ी परेशानियां होती थी।
और जितना इसमें नक्शा बनाया गया है वह एक्यूरेट नहीं है, कहीं कहीं इसमें गलतियां भी है, जो अभी हम लोग जाते हैं तो मिलता है। अब नक्शा पर लाते हैं तो यहाँ से 5 दीर्घ का लंबाई, तो यहाँ जाते हैं तो ये 4 दीर्घ बस ये कड़ी होता है, वो नहीं होता है। इस सारी समस्या को आसान करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे वैज्ञानिक ने एक ऐसा तरीका निकाला कि इसको कम से कम समय में और सही ढंग से कैसे किया जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक मानक तैयार किया और एक यंत्र के सहारे पूरे सरजमीन को डिजिटल किया, नक्शा ले लिया, वहीं से हवाई जहाज उड़ाया और यह नक्शा कैद हो गया। और नक्शा कैसा कैद हुआ? एकदम हू बहू। हमारा यहाँ 2 दांत टूटा हुआ है तो दांत टूटले आ गया, मेरा दांत वहाँ नहीं दिखाई दिया, एकदम हू बहू जो है वास्तविक रूप, उसका वास्तविक रूप एक रूपता इस नक्शे में, टेक्नोलॉजी नक्शा में आ गया है। और काफ़ी समय का बचत हुआ, परिश्रम करने का काफ़ी परिश्रम अमीन को करना पड़ता था, अब इससे कोई परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप के सहारे जो ये नक्शा बनाया गया, डिजिटल नक्शा, ये बहुत अच्छा, हम लोग के समझ से बहुत अच्छा है। और कहीं भी कोई इसमें 102% नक्शा सही है। कहीं कहीं मशीन की खराबी के कारण मान लिया जाए कहीं कुछ गलतियां होती है तो उसको हम लोग सुधार करके फिर उसको डिजिटल वाले को देते हैं और वो सुधार किया जाता है। तो ये बहुत आसानी हुआ, आधुनिक यंत्र का तरीके से जो नक्शा बनाया गया, इसमें कार्य करने के लिए बहुत आसानी हुआ और बहुत जल्द इसका कार्य का निष्पादन इसके सहारे से हम लोग कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार, वैज्ञानिक हमारे डेवलपमेंट किया और इसको दिमाग में ला करके इसको बनाया। अब आधुनिक तौर तरीका से अब सर्वेक्षण का काम करना है, पहले पुराना पद्धति से इसी तरीका से ये काम होता था। हमारे अमीन साहब आपको CS मैप और RS मैप के बारे में बताया। CS मैप और RS मैप कैसे बना, कैसे उसमें पारंपरिक नापी की तरीके के बारे में भी बताया। आपको विशेष सर्वेक्षण क्रम में हमारे जो विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, कानूनगो होंगे, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, उन्हें जिला बंदोबस्त कार्यालय या शिविर में विशेष सर्वेक्षण मैप दिया जाएगा, जो हमारे एजेंसी के द्वारा, हवाई एजेंसी के द्वारा फ्लाइंग करके नक्शा तैयार किया गया है, जिसे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके बारे में हमारे अमीन साहब बताए, वो नक्शा जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें बहुत डिफरेंस होती है, तो 20 सेंटीमीटर की डिफरेंस होती है। वो हमारे, जब आप सर्वेक्षण करने जाएंगे, किश्तवाड़ का कार्य शुरू करेंगे, तो हमारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का ही महत्व होगा। उस समय जो आपको CS मैप, RS मैप या चकबंदी का मानचित्र दिया जाएगा, केवल उसे रेफरेंस के रूप में उपयोग करना है, सिर्फ देखने के ख्याल से रखना है, न कि उसे आधार मानकर किसी प्रकार का काम नहीं करना है। क्योंकि अभी जो नक्शा दिया गया, मानचित्र दिया जाएगा, बिल्कुल वर्तमान की परिस्थिति के मुताबिक वो धरातल का सही मानचित्र है। तो इसलिए उसी मानचित्र का सत्यापन करना है और हमारा सिर्फ CS RS चकबंदी के मानचित्र का रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हुए काम करना है, न कि CS RS चक मानचित्र को आधार मानकर किसी प्रकार का काम नहीं करना है। यदि आप करते हैं तो किश्तवाड़ का काम पूर्णतः त्रुटि रहित रहेगा, इसलिए उस पर सावधानी बरतने का प्रयास करेंगे। यही हमारे जो विशेष सर्वेक्षण में प्रतिनियुक्त कर्मी होंगे उनसे अनुरोध है।